नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आर्मी डे के दिन देश की सुरक्षा से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आई हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज प्रधानमंत्री मोदी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत से जुड़ी हुई है। खबर है कि प्रधानमंत्री ने सीडीएस को अगले 100 दिन का मिशन सौंप दिया है। आप मेरे आगे जो साजो सामान देख रहे हैं वो सब का सब एक साथ सरहद पर तैनात किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी के सुपर सोल्जर हैं जिनसे कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। देश की सुरक्षा के मद्देनजर जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसे देखकर साफ लगता है कि जल्द ही सरकार और सेना ने मिशन पीओके की फुल रिहर्सल कर ली है। सरहद पर मोदी दीवार खड़ी होने वाली है जो पीओके के उस पार तक जाएगी। सीमा पर प्रधानमंत्री की अदृश्य प्रहरी, पाकिस्तान हैरान, 3 दिशाओं से प्रहार। मोदी का प्लान लॉक, मीटिंग खत्म, सीडीएस रेडी, पीएमओ से मिला डायरेक्ट ऑर्डर। और इन्होंने तिरंगा लहरा दिया है। दुश्मन पर कब्जा हो चुका है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पीएम का मिशन पीओके फाइनल, 100 डेज, दुश्मन का द एंड। अब हिंदुस्तान की सरहद बदल जाएगी, वो पहले से ज्यादा महफूज होगी। सरहद की दूरी तो वही रहेगी लेकिन इस पर तैनात शूरवीरों के काम करने का तरीका बिल्कुल नया होगा। इंडियन आर्मी की प्लानिंग और दुश्मन को ठिकाने लगाने की रणनीति भी फुल प्रूफ होगी। पाकिस्तान सोचता रह जाएगा और पीओके उसके साथ से निकल जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में वो टीम रेडी हो चुकी है जो मिशन पीओके को अंजाम देगी। इस टीम के सूत्रधार हैं सीडीएस बिपिन रावत, जो किसी भी कीमत पर पीओके को हासिल करना चाहते हैं। आर्मी डे के मौके पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। मिशन पीओके की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। प्रधानमंत्री ने सीडीएस बिपिन रावत को 100 दिन का एजेंडा सौंपा। मिशन पीओके की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2। सरहद पर जल्द तैनात होंगे अदृश्य प्रहरी यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। मिशन पीओके की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3। तीनों सेनाओं की एक एयर कमांड बनेगी, हर हवाई हमले का जवाब देगी। मिशन पीओके की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 4। सीडीएस को मिलेंगे 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपसी तालमेल में आएगी तेजी। मिशन पीओके की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5। जल्द बनाए जाएंगे 6 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। अब आपको एक एक करके मोदी की मिशन पीओके के सारे प्लान समझाते हैं। सबसे पहले बात इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की। 100 दिन के एजेंडे के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पर तेजी से काम को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान से जुड़ी सरहद पर अदृश्य दीवार बना दी जाएगी। सरकार ने इस दीवार को नाम दिया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी है। 3,323 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। आसान भाषा में समझिए तो सरहद पर वो सारा साजो सामान एक साथ तैनात किया जाएगा जिसकी जरूरत युद्ध के समय होती है।
रक्षा मंत्रालय से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को पश्चिमी सीमा पर तैनाती की मंजूरी मिल चुकी है। अब आप ये समझिए कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में क्या क्या होगा। इसमें सबसे पहले सेना होगी, यानी कि हमारे जाबाज सिपाही होंगे और सेना जो पूरी मुस्तैदी के साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का हिस्सा बनकर बंदूक ताने हुए जवान होंगे। सेना सिर्फ अकेली नहीं होगी, ये जो पूरे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इसमें दूसरी चीज जो शामिल रहेगी वो है तोप। जी हाँ, तोप की तैनाती कर दी जाएगी और ये भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का हिस्सा होगा। क्या होगा यहाँ पर बोफोर्स तोप होगी और बोफोर्स तोप की ताकत क्या है वो पूरी की पूरी दुनिया देख चुकी है। जो तीसरी चीज तैनात रहेगी तोप के साथ साथ वो है टैंक। इसके साथ ही वायुसेना वो भी इस ग्रुप में शामिल रहने वाली है। वायुसेना की ताकत क्या है, वायुसेना कितना ज्यादा ताकतवर है और खास तौर पर लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसे आप तैयारियों का हिस्सा ही कह सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तो राफेल भी आने वाला है, तो वायुसेना इसी तरीके से तैयार है बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए। और वायुसेना के साथ साथ कौन होगा इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का? रडार होगा। रडार हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी कि खास जानकारी देगा। ये सोचा गया कि हमको जो मोबिलाइजेशन में देर लगती है, इसको स्पीड अप करने के लिए हमारे जो बड़े बड़े स्ट्राइक कोर हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करें। हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएं कि जैसे ही लड़ाई का कुछ माहौल बनता है, हम सीधा पाकिस्तान में विदाउट एनी हेजिटेशन घुस जाएंगे अंदर और बात की बाद में देखी जाएगी। देश की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर ने अभ्यास शुरू भी कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश में करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर हिम विजय नामक बड़ा युद्ध अभ्यास किया गया। अब वो दिन दूर नहीं जब सरहद पर अदृश्य दीवार खड़ी हो जाएगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में 8 से 10,000 सैनिक होंगे। इसके साथ ही इसमें 4 से 6 इन्फेंट्री भी होंगी। और जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, वो ग्रुप औसतन यानी कि ऑन एन एवरेज एक छोटा सा ग्रुप होगा और लड़ाई के लिए जितने भी जरूरी सभी हथियार होते हैं सैनिकों के साथ वो लैस होंगे, उससे वो उनके पास अवेलेबल रहेंगे। ये जो टुकड़ी होगी जिसमें सैनिक शामिल होंगे, जिनकी संख्या भी मैंने आपको बताई, सेना के डिवीजन को अगर हम देखें नंबर वाइज तो ये जितना बड़ा होगा, यहाँ पर ब्रिगेड की तरह ना ही उस तरीके से छोटा होगा, यानी कि ब्रिगेड की तरह छोटा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को लेकर भारतीय सेना भी खासी उत्साहित है। सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने आर्मी डे के दौरान इसका जिक्र भी किया। हमारी नजर भविष्य में होने वाली युद्ध के स्वरूप पर भी है। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने की दिशा में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। हम नीश कैपेबिलिटीज जैसे कि स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनरल की हुंकार आपने सुनी। अब आप ये समझिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप किस तरह से दुश्मन को खत्म करने वाले मिशन को अंजाम देगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में 2 भागों में इस ग्रुप को बांट दिया गया, यानी कि इसमें 2 टीमें होंगी। जो इसमें पहली टीम होगी वो आक्रामक भूमिका में होगी, यानी कि अटैकिंग मोड में होगी, और जो दूसरी टीम है वो दुश्मन के हमलों को रोकेगी, यानी कि वो डिफेंसिव होगी, अपना बचाव करने के लिए होगी। तो यानी कि 2 हिस्से इसमें होंगे। अच्छा, जो पहली फोर्स है, जो पहली फोर्स जिसका मैंने जिक्र किया, उसका ये काम होगा कि आतंकी अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उस घुसपैठ को रोका जाए अटैकिंग मोड में रहते हुए, यानी कि हमला करने की अवस्था में रहते हुए। क्योंकि घुसपैठ जो है वो हमने देखा है एक बड़ी समस्या है, चाहे वो मौसम का फायदा उठा के दुश्मन देश करने की कोशिश करता हो, या फिर उसके साथ ही लॉन्चिंग पैड्स जिस तरीके से हमने देखा पीओके पर तैयार कर रखे हैं दुश्मन ने, घुसपैठ कराई जाए तो सबसे पहली नजर और उनको खत्म करना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए आईबीजी के इस एक कैटेगरी की तैनाती यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो आक्रामक मोड में रहेगी। जो दूसरी फोर्स
रहेगी, वो भी आपको बता दूं, वो सरहद की सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहेगी, यानी कि डिफेंस करेगी, डिफेंसिव मोड में होगी। मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, अलग अलग ग्रुप्स में इनकी तैनाती की जाएगी और ये बचाव करने के लिए तैनात रहेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में सिर्फ सेना नहीं होगी, बंदूकधारी जवानों और एयरफोर्स की वायुवीरों के साथ साथ इंजीनियर्स की यूनिट भी रहेगी। साथ में सिग्नल यूनिट रहेगी, रडार यूनिट और मेडिकल यूनिट भी इसकी ताकत को बढ़ाएगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स तो ट्रेलर भर है। अब आपको अगले 100 दिन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस मिशन पर जुटने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड एयर डिफेंस कमांड बनाने की प्लानिंग है और ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो हर सुविधा को सेना में जरूरत के हिसाब से बराबर बांट सके। सेंट्रलाइज एयर डिफेंस कमांड और लॉजिस्टिक कॉमन पूल, ये दो फैसले हैं जो 100 दिन के अंदर सीडीएस को पूरे करने हैं। दोनों का ही मकसद कहीं ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि किफायत और मॉडर्नाइजेशन भी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ एयर डिफेंस कमांड के तहत सुरक्षा बढ़ेगी खासतौर पर बॉर्डर एरियाज के अंदर, बल्कि हमारे जो डिफेंस बजट है उससे जो पैसा बचेगा वो लॉजिस्टिक या फिर दूसरे वेपन्स को खरीदारी में भी लगा सकेंगे। एयर डिफेंस जो है ये तीनों सेनाओं के तीनों अंगों में ये सिस्टम है। आर्मी के अंदर वो सिस्टम लैंड बेस्ड सिस्टम है, जो एयर बेसिस हैं उनको हवाई हमलों से सुरक्षा देने के लिए एयरफोर्स वालों की एयर डिफेंस है, और नेवी वालों की एयर डिफेंस जो है वो शिप बेस्ड है और शोर बेस्ड है। आर्मी डे के मौके पर सेना ने दुश्मन को अपना दम दिखाया है। ये वही सेना है जिसे देखकर हिंदुस्तान का सीना फूल जाता है। परेड में मार्च कर रहा सैनिकों का ये दस्ता देखने में जितना खूबसूरत है, सरहद पर उससे ज्यादा चौकस है। म्यांमार हो या पीओके, दुश्मन इनके नाम से कांपता है और अब तो सेना के पास जनरल नरवणे जैसा लीडर और सीडीएस बिपिन रावत जैसा सुप्रीम लीडर मौजूद है। अब मिशन पीओके पूरा होने से कौन रोक पाएगा? सीडीएस को प्रधानमंत्री ने जिस 100 दिन के एजेंडे पर अमल करने को कहा है, उसके तहत सेना में कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, जिससे दुश्मन के दांत खट्टे करने में ज्यादा आसानी होगी। सीडीएस के एक्शन प्लान में एक और महत्वपूर्ण चीज होगी, वो होगी हाउसिंग को लेकर। दरअसल तीनों सेनाएं अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की खराब हालत और नए कॉम्प्लेक्स की मांग करती आई है। इसके तहत सीडीएस ये फैसला करने जाएगा, फिर एक्शन प्लान ये होगा कि आने वाले वक्त में जब भी कोई मिनिस्ट्री डिफेंस लैंड लेती है तो उसके एवज में उसको पैसे नहीं, नए हाउसिंग स्कीम्स को बनाकर यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या फ्लैट्स को बनाकर सेनाओं को देना होगा। इससे पैसे भी बचेंगे और नए फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। और तीसरा या फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा फॉरेन मिलिट्री कॉपरेशन, जिसके तहत जब ये सीडीएस के अंदर आ जाएगा तो इससे न सिर्फ आने वाले वक्त में हमारे पड़ोसी मुल्क को बल्कि कई और बड़े देशों के साथ हमारी ट्रायलैटरल एक्सरसाइज को सीधा 1-on-1 मिलिट्री के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। थिएटर कमांड्स होती हैं, उसके अंदर आपने आर्मी ने अलग एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं, नेवी ने अलग किए हुए हैं, एयरफोर्स ने अलग किए हुए हैं। तो आपके उस एरिया के अंदर जो जितने भी बेसिस हैं उसके अंदर अगर कई चीज़ें हैं जो कि कॉमन हो सकती हैं तो वो कॉमन होंगी, ताकि आपकी उतनी वो लैंड है उसको ठीक तरह से आप इस्तेमाल कर सको।
सीडीएस को 100 दिन का मिशन दिए जाने की खबर बहुत शुभ दिन आई है। इसी तरह हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। साल 1949 में इसी दिन अंग्रेजों के आखिरी कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसीसी बुचर की विदाई हुई थी और लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इस दिन से भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा के जो मापदंड स्थापित किए हैं वो बेशकीमती वीर गाथाओं से सुसज्जित हैं। इन रणबांकुरों के कदम ताल को देखकर कोई शक नहीं होता कि मिशन पीओके जल्द पूरा होगा। पीएम मोदी का समर्पण और सेना की प्लानिंग पीओके को हिंदुस्तानी सरहद में पिरो देगी। सुमित चौधरी, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। अब आपको उस प्लानिंग के बारे में बताते हैं जो सीडीएस बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के फौरन बाद जनरल बिपिन रावत ने बड़ा फैसला लिया। जल्द ही एयर डिफेंस कमांड और थिएटर कमांड बनाने का फैसला लिया गया है। ये कोई आम कदम नहीं है। थिएटर कमांड सिस्टम लागू होने के बाद कुछ ही वक्त में हमारी सेनाएं दुश्मन पर टूट पड़ेंगी। ये सारे टैंक, विमान और सैनिक देश की रक्षा में तैनात हो जाएंगे। पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और फिर थिएटर कमांड, सारे फैसले पीओके की तरफ जाते दिख रहे हैं। भविष्य में युद्ध के हालात में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदुस्तान की सेना खुद को सबसे बेहतर बनाने में जुटी है। सीडीएस बिपिन रावत ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अमूमन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का निर्माण भौगोलिक आधार पर किया जाता है। इसका मकसद समान भूगोल वाले युद्ध क्षेत्र को हैंडल करना होता है। कमोवेश इसी के इर्द गिर्द जनरल रावत भी अपने थिएटर कमांड को नया आकार देने में लग गए हैं। इन रिसोर्स को मिला के इनको जॉइंटली ट्रेन किया जाए, जॉइंटली इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जाए, जॉइंटली इनका रिपेयर एंड रिकवरी किया जाए, जॉइंटली इनकी कम्युनिकेशन हो, जॉइंटली इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि इनकी जो, जैसे जनरल रावत ने कहा जब बने सीडीएस कि अभी तीन सेनाएं 1+1+1, ये 3 नहीं, आई विल ट्राई एंड मेक देम इनटू 3, 5 और 7। मतलब इनकी जो शक्ति जो है, साइनर्जी आने से, कोहिजन आने से, कोऑर्डिनेशन आने से, तालमेल होने से इनकी कंबाइंड शक्ति जो है बहुत बढ़ जाएगी। तीनों सेना की संयुक्त शक्ति की सर्वोच्चता देने वाले इस थिएटर कमांड्स बनाने के और भी कई फायदे हैं। इस तरह का कमांड बनाना किफायती होता है। थिएटर कमांड से संसाधनों की बचत होती है। तीनों सेना के एक साथ आने से उसका बेहतर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं थिएटर कमांड्स बनाने के। इसके जरिए देश की करीब 15 लाख सेना एकजुट होगी। हिंदुस्तान में अभी 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। इनमें 7 आर्मी के, 7 एयरफोर्स के और बाकी 3 नेवी के हैं। ये थिएटर कमांड तब बना था जब देश में अटल जी की सरकार थी। करगिल युद्ध के बाद इसे आकार दिया गया था। 2001 में देश के पहले थिएटर कमांड की स्थापना हुई थी। इसे अंडमान और निकोबार कमांड के नाम से जाना जाता है। सीडीएस जनरल रावत ने इसी तरह के नए कमांड बनाने की जब बात कही तो आक्रामक थिएटर कमांड्स की चर्चा होने लगी। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे। तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। और 3 जो हमने जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होते रहेगी। इसके अलावा और आगे अब कार्रवाई करनी है। दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए